अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज के मुकालमे में हम बात करेंगे पाकिस्तान की दाखिली और खारजा मंजरनामे के अहम पहलुओं पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अहम सफारती मिशन पे हैं। वो सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे सऊदी अरब पहुँचे, जहाँ उनका फ़कीद अल-मिस्काल इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इसके बाद बरतानिया और अमरीका जाएंगे, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खिताब करेंगे। फिर मुमकिन तौर पर अमरीकी सदर से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ अगर मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल को देखा जाए तो अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या इमरान खान अपनी सियासी सूरत-ए-हाल, जो सियासी मुस्तकबिल है, उसको बचा पाएंगे कि नहीं, वो सियासत में दोबारा अपनी जगह पहले की तरह बना पाएंगे कि नहीं। फिर इसी तरह मुल्क में इस वक्त नई बहस भी एक चली है कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी हो सकती है, और पर कहीं कहीं 18वीं तरमीम के हवाले से भी दोबारा बहस चल पड़ी है कि आया इसको रिवर्ट किया जाए या इसके अंदर कोई तब्दीलियां पैदा की जाएं। और फिर मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है, और सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत और फिर सिंध हुकूमतों की कारकर्दगी कैसी रही, इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान और दानश्वर और वफाकी वज़ीर, साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मुकालमा में खुशामदीद। थैंक यू। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जिस सफारती मिशन पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गए हैं, इसकी कितनी अहमियत है, और ख़ास तौर पे जब ये मोहम्मद बिन सलमान के अपनी दावत पे सऊदीया पहुँचे और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साथ देखें, पाकिस्तान की क़यादत जब पाकिस्तान से बाहर जाती है तो वो हकीकत में किसी पार्टी की क़यादत नहीं होती, बल्कि पूरे अवाम की नुमाइंदगी होती है। सही। इसलिए जब भी हमें दुनिया के किसी भी मुल्क में रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, तो यकीनन हर पाकिस्तानी को इसके ऊपर खुश होना चाहिए। सही। और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज को और पाकिस्तान को मजबूती तौर पे जो अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ और इज्जत दी है इंडिया के मुकाबले में। जी बिल्कुल। और फिर अभी जब मिडिल ईस्ट का जो एक इशू बना, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने एक भरपूर अपना मौक़िफ़ भी दिया, और ये पाकिस्तान की रवायत भी है। पाकिस्तान 1947 से आज तक दुनिया के अंदर फ़लस्तीन का इशू हो या मुस्लिम उम्मा के किसी भी इशू के ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक भरपूर मौक़िफ़ दिया है, और हमेशा जुल्म के खिलाफ जो है मज़लूम का साथ दिया है। और असूली मौक़िफ़ कायद-ए-आज़म से ये रवायत शुरू हुई, और इस रवायत को बहुत हद तक हमने मेंटेन किया है। मैं समझता हूँ कि उसी स्टांस की वजह से पाकिस्तान को आज एक इज्जत मिल रही है, और ये खुशाइन बात है डेफिनेटली। सही। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, अभी मौजूदा जो दौरा है शहबाज शरीफ का सऊदीया का, इसमें किन किन नुकात पे बातचीत हो सकती है? क्या अहम तरीन जो मौज़ूआत हैं उन पे डिस्कशन हो सकती है? देखें, अमूमी जो इस वक्त मामलात हैं उसमें खित्ते के सिक्योरिटी के इशू हैं, जो कि डेफिनेटली मिडल ईस्ट के लिए बहुत। देखें, आप ये अंदाजा करें कि इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है जी, इसके अंदर पाकिस्तान, तुर्किया और ईरान 3 ऐसे ममालिक हैं जी बिल्कुल, कि जो सिक्योरिटी के रेफरेंस से एक इस खित्ते की एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी जो पैराडाइम है और नैरेटिव है उसको लेके चलते हैं, और उनकी अपनी जो मतलब इंडिपेंडेंस है उसके अंदर एक बड़ा रोल है। और इसके नीचे मैं तो बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इन ममालिक में जो अवाम की शराकत है इक़्तिदार के अंदर, वो यकीनन एक अहम रोल अदा करती है। तो इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान बीइंग द ओनली न्यूक्लियर पावर, और पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत के साथ खड़ा हुआ मुल्क है जिसने अभी अपने से कई गुना बड़े मुल्क को और पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी को, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने रीजनल जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर उसको चैलेंज का मुकाबला भी किया है, और उनको शिकस्त भी दिया उसके अंदर। तो लिहाजा ये अगर हकीकत में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है, पाकिस्तान की
افواج کی کامیابی ہے، اور اس وجہ سے جو لیڈرشپ ہے اس کو جو عزت ملی ہے، تو انہی ایشوز کے ریفرنس سے پاکستان اس وقت پورے مڈل ایسٹ کے اندر اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اور دا سیکورٹی آف دا ریجن، جبکہ اسرائیل ایک وحشی جسے کہتے ہیں درندے کی طرح ہر طرف ہاؤنڈ کرتا ہوا پھر رہا ہے، اور ایک انسانی قتل عام کے اندر ملوث ہے، اور کسی قانون اور کسی بین الاقوامی ضابطے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہر کوئی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، اور یقینی طور پر پاکستان کی یہ پوزیشن بھی ہے۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے بھی ایشوز ہیں، یہ طور پہ ان کو بھی ڈسکس ہونا چاہیے، پاکستان کے فائنینشیل اور پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے اوپر مڈل ایسٹ کو بھی اپنا ایک رول پلے کرنا۔ صحیح۔ اچھا محمد علی درانی صاحب، یہ اسرائیل کے جو تازہ ترین حملہ ہے قطر کے اوپر، اس کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال میں بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے، تو ایسے حالات میں پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، جبکہ خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کو یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو مشرق وسطی کی صورتحال میں اس کا پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا کردار اس وقت جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ایران یہ مل کر جو ہے اس خطے کی سیکیورٹی اور اس خطے کے معاملات جو ہے ان کے اندر ایک بنیادی کردار سنبھالیں۔ اس وقت جو ہے جو ماضی کے اختلافات اور ماضی کی تقاسیم جو ہیں ان سے آگے بڑھتے ہوئے اس خطے، دیکھیں پاکستان ایک ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، وار مشین کے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنی اسٹرینتھس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایران نے بھی ریسنٹلی جو ہے بہت ریزیلینس کا اور ایک قومی حمیت کا مظاہرہ کیا۔ درست بات۔ اسی طرح آپ اگر 70s میں چلے جائیں، شاہ فیصل کے زمانے میں جب پوری مسلم ورلڈ نے پورے مغرب اور مشرق کو ایک چیلنج دیا تھا آئل امبارگو کی شکل میں، وہ بھی انہی ملکوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ممکن صحیح۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آج اس خطے کے رہنے والے ممالک کو اپنی عزت اور اپنی معیشت کو اور اپنی ترقی کو تسلسل دینا ہے تو انہیں ایک اتحاد کی طرف حکمت کے ساتھ بڑھنا پڑے گا۔ خام کا لڑنا تو مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن حکمت کے ساتھ ان تمام جو ممالک ہیں ان کو باہمی تعاون کرتے ہوئے جس کی جو کمی ہے اس کو پورا کریں اور دوسرے کی کمزوری کو کور کر کے، چونکہ جو معاشی ترقی ہوتی ہے اگر اس کے پیچھے دفاعی ترقی نہ ہو، ٹیکنالوجی کی ترقی نہ ہو، تو وہ تو ایک تیر آ کے لگتا ہے اور سب چیز مندہم ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی عمارت بھی جو ہے اس کی معیشت کسی قسم کی شدت اور دہشت گردی اور کسی قسم کی ملٹری انٹرونشن کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہوتی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح لوہا ہی لوہے کو کاٹ سکتا ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل نوٹ سے آپ لوہا نہیں کاٹ سکتے۔ صحیح صحیح۔ اچھا محمد علی درانی صاحب، اسی حوالے سے اب بات چیت چل رہی ہے تو اسی طرح میں یہ بھی بتائیے کہ ایس سی او اب بہت مضبوط ہو رہا ہے، برکس مضبوط ہو رہی ہے، پاکستان میں اس کا کردار بڑا مسلمہ ہے، تو ان دونوں جو یہ تنظیمیں ہیں ان کے مضبوط ہونے سے یہ پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اس یونیپولر جو ایک سسٹم تھا پوٹینشل کا وہ تبدیل ہو رہا ہے، اب نئے سسٹم کو دنیا قبول کر لے گی؟ دیکھیں، یہ تو اب ہر دنیا کا دانش مند اور ہر دنیا کے دانشور جو ہے اس چیز کا اعلان تو کر رہے کہ اب یہ صدی جو ہے یہ مشرق کی صدی ہے، اور اب اس میں جو مشرق کے کردار کو جس چیز نے مارجنلائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشرق کو باہمی طور پہ تقسیم کیا گیا، اور اس کے اندر مغربی قوتوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جب پاکستان اور انڈیا کی ڈیوائیڈ ہو رہی تھی اس وقت کشمیر کا ایشو جو تھا وہ حقیقی ایشو نہیں تھا، وہ ایشو تھا جو انکارپوریٹ کیا گیا، اور اس ایشو کو اس طرح انکارپوریٹ کیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی انڈیا کی کانفلکٹ کا ریزن بنا اور
चाइना के साथ भी इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना। मतलब इस खित्ते में मौजूद वो तमाम कुव्वतें जो आपस में मिल जाएं तो वैसे ही सुपर पावर थी, उनको आपस में लड़वाने के लिए जो है ये एक टाइम बॉम्ब लगाया गया उस पूरे खित्ते के अंदर। और उसके नतीजे में देख लें, इंडिया के साथ हमारी जंगें भी हुई, मशरकी पाकिस्तान की तकसीम भी हुई, और हमने बहुत से आजमाइशें उठाई, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल रेजिलियंस शो की और चाइना के साथ अपने ताल्लुक को बढ़ाया। और मैं आज से 1.5 साल पहले मैंने इंडिया के दानिशमंदों को ये बात कही थी कि अगर तुम चाहते हो कि ये खित्ता तरक्की करे तो फिर कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए चाइना को सालिस बनाओ। अगर तुम मगरिब से सालिस ढूंढोगे तो उन्होंने तो इस इशू को पैदा किया है, वो क्यों चाहेंगे कि ये वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये मसला हल हो जाए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये इशू रिजॉल्व होता है तो इसका फायदा इस पूरे खित्ते को है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल एक मुल्क को नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, जैसे आप खुद भी फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को एक मुमताज हैसियत हासिल हो गई है, खासतौर पे खित्ते में और आलमी सतह पे देखा जाए तो भी, तो ऐसी सूरत हाल में हमें कौन सी खारजा पॉलिसी के पहलू है जिनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? देखें, इसमें जो एक पहलू है, बहरहाल हमारी एक डिपेंडेंस है अमेरिका की तरफ। अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही डीप रूटेड है जी, और वो मुख्तलिफ टीयर्स में और मुख्तलिफ पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। उसके मुकाबले में जो मतलब जो रीजनल हमारे अलायंसेस हैं चाइना के साथ और उसकी तरफ, उसके ऊपर बहुत बड़ी सबवर्शन और दहशतगर्दी के जरिए उसके रास्ते रोकने के एक बड़े अमली मज़ाहिर जो है वो हमें हमेशा नजर आते हैं मगरिब की जानिब से। तो हमारे लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एक वो है पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें उसको ओवरकम करते हुए एक ऐसी मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके नतीजे में हम मजबूर ना हो जाएं अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से, अवाम के अंदर मकबूलियत की कमी की वजह से हम ताकतवरों के सामने झुकने के लिए मजबूर ना हो जाएं और अपनी अवाम के मुकाबले में किसी ताकतवर से मदद लेने के लिए ना पहुंचे। सही। अच्छा, इसमें दो पहलू बड़े अहम है। आपने जिस तरफ इशारा किया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम जिस वक्त है इसको किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? क्या इसमें डायलॉग की ज़रूरत है? अगर डायलॉग भी होना है तो किस तरह होना है? क्योंकि जब पीटीआई की तरफ बात करते हैं तो वो कहते नहीं हमने बड़ों से बात करनी है, हमें हुकूमत से बात नहीं करनी है। एक डेडलॉक की सूरत हाल है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल बात ठीक है, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह ला सकते हैं? असल में हम जब कम उम्र में थे ना उस वक्त तक कश्मीर का इश्यू तो था, लेकिन कश्मीर के इश्यू में इतनी गर्मी कभी पैदा हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, तो एक मुहावरा बन गया था कि ये तो मसला है कश्मीर बन गया। मतलब एक ऐसा मसला बन गया जिसका हल मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आता। तो इसी लिहाज से अगर इस वक्त हुकूमत और जो अपोजिशन के दरमियान जो मामलात हैं उनको देखा जाए तो वो भी इसी किस्म का मसला बन चुके हैं जिसका हल जो है वो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आता। लेकिन कितना भी कोई बड़ा इशू करो, मैं तो चूंकि आपको पता है मैं तो इस सियासत में एक्टिव ही इसी वजह से हुआ कि जब मुझे बिल्कुल हमें अंदाजा नजर आ रही थी तो मैंने मुफाहमत की बात की। और आज मेरा ये ख्याल है कि जमीनी हकायक इस तरीके से मूव कर रहे हैं। टाइटैनिक प्लेट्स होती हैं जमीन के अंदर, सियासत की भी अपनी टाइटैनिक प्लेट्स सही। तो पॉलिटिकल टाइटैनिक प्लेट्स जो है वो इस तरीके से मूव कर रही हैं कि दिन ब दिन मफाहमत की जरूरत और बज़ाहिर ना नजर आने वाले मफाहमत के इम्कानात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं मेरी नजर में। सही। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी आप
जितनी भी आप दुनिया के अंदर इज्जत कमा लें, जितनी बड़ी आपको दुनिया में कामयाबियां अल्लाह ताला दे दे, लेकिन असल कामयाबी जो है वो यकीनी तौर पे ये डिमांड करती है कि आप अपने मुल्क के अंदर अवाम को नुमाइंदा बनाते हुए, अवाम की नुमाइंदगी के हक को तस्लीम करते हुए, कन्फ्रंटेशन से पीछे हटते हुए मुल्क के, देखिए आप पूरे मिडिल ईस्ट के मुकाबले में आप क्यों मुमताज हैं? इसलिए कि आपके यहाँ जमहूरी निज़ाम है जी। आप क्यों इस वक्त दुनिया के लिए एक ताकत बने हैं, और आपकी जो मुल्क को जिन क़यादतों ने ताकत की तरफ बनाया है उसमें फौजी क़यादत भी शामिल है, लेकिन उसमें लीडरशिप का रोल सियासी क़यादतों का भी है जी। बिल्कुल। और आज की जो न्यूक्लियर आप पावर है उसके अंदर आपकी जो आज की सियासी क़यादत है, जिस वक्त वो बहुत ताकत में थी उस वक्त उनका एक रोल था जी। सही कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि, लेकिन ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि मफाहमत ज़रूरी है, और आप एक ये भी बात कर रहे हैं कि अभी मफाहमत नज़र नहीं आ रही, तो फिर इसका कोई हाल तो अपने तजर्बे से बताएं। आपका एक बड़ा एक्टिव रोल रहा है और हमेशा आप डायलॉग की भी बात करते हैं। कोई तो रास्ता होगा कि किसी तरीके से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम से निकल के हम इस्तेहकाम की तरफ आ जाएं। देखिए साहब, मैं आपको अपनी हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने कभी पिछले 2.5 सालों के अंदर एक लम्हा भी इस फिक्र से हटते हुए नहीं गुजारा कि यार कोई ऐसा रास्ता बने जिसमें मेरा कोई जाती मफाद ना हो, लेकिन मुल्क का ये मफाद बीच में से निकले। चूंकि इसको मैं सबसे ज्यादा महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने मुल्क का नुकसान नजर आ रहा है और मुझे कोई फायदा नहीं लेना फौरी तौर पे किसी से भी, मैं मुल्क के फायदे। मेरे ख्याल में इस तमाम तर जो एक लीक और एक अंधेरे की सूरत हाल है, इसमें डेफिनेटली देखें आज का जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर तरफ चैलेंजेस सही, हमें दहशतगर्दी का चैलेंज इस वक्त दरपेश है, बलूचिस्तान में दहशत बेशुमार चैलेंजेस, आप ठीक कह रहे हैं, इस वक्त फ्लड का चैलेंज हमें दरपेश है। मैं समझता हूँ कि हमारे हर मसले का हल जो निकलेगा अल्टीमेटली वो कौमी यकजहती से निकलेगा। सही कह रहे हैं। और मैं बिल्कुल इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा वो हूँ, पुर उम्मीद हूँ कि हम जिस वक्त एक कौमी सतह के ऊपर कौमी यकजहती की कैंपेन शुरू करें, अब लोग सियासत से मसला हल नहीं हो रहा। देखिए सियासत में नीचा दिखाना और ऊंचा होना, ये रास्ते होते हैं। इस वक्त ना नीचा दिखाने से मसला हल हो रहा है, ना ताकतवर बनने। आप सारी ऑपोजिशन को भी निकाल दें पार्लियामेंट से, फिर आप भी देख लेंगे कि पार्लियामेंट ही नहीं रहेगी। आप पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डाल दें तो आपको पता चलेगा कल आपके अपने जेल में जाने के। जी बिल्कुल, वो तो ऐसे ही है, जैसा करते हैं फिर ऐसा भुगतते हैं। जी बिल्कुल ठीक। इस लिहाज से इस वक्त जो है वो ये इम्कान और ये जो सूरत हाल है ये बढ़ रही है, और इस चीज को हम एक कैंपेन के जरिए जिसमें कि पूरी कौम को पार्टी, अब देखा इतना बड़ा इस वक्त चैलेंज हमारे सामने है फ्लड का। जी बहुत बड़ा चैलेंज। और इस चैलेंज से आपको मैं ये बता दूं कि अच्छी फिल्म दिखाने से या अच्छा रिपोर्ट टेलीविजन पे करवा देने से या अच्छी बिल्कुल सब अच्छा की जो है वो विरध से जो है ये मसला हल नहीं हो रहा। आप सही कह रहे हैं। इतनी बड़ी क्लैमिटी है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे ऐसी कोई क्लैमिटी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल। इसी सिलसिले में बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी मोहम्मद अल दुरानी साहब, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।